को में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए सेट नंबर 18 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। इससे पहले आप हमारे चैनल में देखे होंगे, तो मैं अभी जस्ट आप लोगों के बीच में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मैं टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, जो कि हमारा लास्ट सेट था। चलिए, आज आप लोग के बीच में मैं 100 क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, वो भी मैथमेटिक्स बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड रीजनिंग का, जो आप लोगों का एग्जाम ओरिएंटेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन होगा हमारे प्लेटफॉर्म का, लेकिन सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः अनुपात में लिख रहा 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में की लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखते, देखिए यहाँ पे चारों दीवारें के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग अगर बनाते हैं तो सबसे पहले 2 पार्ट से बनाना पड़ेगा। एक होता है लेंथ लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा आप लोग को ब्रेथ लेना पड़ेगा, हाइट लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके साथ साथ लास्ट आप लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग को मूल कमरे का, तो मूल कमरे के लिए देखिए लेंथ कितना लिख रहा था, 5 लिख रहा था, ब्रेथ कितना लिख रहा था, 4 और 2, तो इसका वॉल्यूम अगर निकलेगा तो 5 4 या 20, 22 या 40, यानी कि टोटल वॉल्यूम निकालेगा तो 40 आ गया। ऑलरेडी आप लोग निकाले होंगे। अब नए कमरे के लिए बोला 40% लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में 25% कर रहे हैं। और मोस्टली फ्रेंड देखिए 5 था आपका, ऑलरेडी था ये 5 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बोला 40% को इंक्रीज करें ना। सबसे पहले क्या करते देखिए 5 में हम लोग 40% को इंक्रीज करेंगे। ऑलमोस्टली यहाँ पे लिखिए 140/100 करेंगे। अब आप सॉल्व कीजिए। 5 का टेबल में 2 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पे 7 आ रहा, यहाँ पे कीजिए तो लेंथ आपका आ गया 7। उसी प्रकार ब्रेथ यानी 4 में से हम लोग 20% इंक्रीज करेंगे, मोस्टली आप लोग का 5 आ जाएगा। लेकिन हाइट के बारे में आप लोग को नहीं बोला, तो हाइट के लिए एक्स मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 35x आ गया। क्या आ गया? वॉल्यूम इसका आ गया 35x आ गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा आप लोग का कि कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल को एक समान रखते हैं। तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है 2 इंटू, देखिए 2 इंटू होता है L+B/H होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्या कर रहे हैं, तो देखिए मूल का लीचर है 2 ले लेंगे L+B, तो 5+4 को ऐड करेंगे 9 आएगा, इंटू H का वैल्यू कितना था 2 था। उसी प्रकार हम लोग करेंगे 2 इंटू L+B, यानी 7 5 कितना हो गया 12, इंटू हम लोग क्या करेंगे x से डिवाइड करेंगे। अब सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑलरेडी 2 कैंसिल हो गया। देखिए 9 को 2 यहाँ पे भी कैंसिल कीजिएगा। 2 का टेबल में आपका 12 6 टाइम्स आता है। अब यहाँ से पूरा कैंसिल कीजिएगा तो 6 का टेबल में 9 आएगा आप लोग का 1.5 टाइम्स में, यानी कि h का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना आ गया 1.5 आ गया। यानी कि आप लोग का नया आप लोग का वॉल्यूम ये था, इसका वॉल्यूम 35x था। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे 35 को x से मल्टीप्लाई आएंगे, यानी ऊंचाई आ गया, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करिए तो ऑलरेडी आएगा 52.5 आएगा। क्लियर है? यानी कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका मूल वॉल्यूम था, यानी शुरू का जो वॉल्यूम लाए थे मैं 40 लाया था, और नया वॉल्यूम यानी V1 अगर मानते हैं तो 52.5 लाएँ। कितना लाएँ? 52.5 लाएँ। दोनों में देखें कितना वृद्धि हुआ। ऑलमोस्टली फ्रेंड वृद्धि देख रहे हैं, तो वृद्धि कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 12.5 का हुआ, कितने रेस्पेक्ट में 40 के रेस्पेक्ट में। हम लोग इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो फ्रेंड्स सॉल्व कीजिए तो 31.25% आएगा, 31.25। ऑलरेडी आप लोग आंसर देखिए तो 31.25% वृद्धि हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था, जो मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूँ अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। ए और बी 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करें A+B देखेंगे। ऑलरेडी A+B को देखिएगा तो ये 12 दिन में कर रहा था। B+C का अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का 16 दिन में कर रहा था, और वही बातें करना चाहते हैं A+C का, तो मोस्टली A+C का देखिए तो 24 डेज में करा। क्लियर है? तो हम लोग टोटल का कार्य देखेंगे तो 48 आ रहा, ये इसका एफिशिएंसी देखेंगे A+B का 4 आएगा, B+C का 3 आएगा और इसका 2 आ रहा। आपको निकालना था तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सिंपल में क्या करेंगे, देखिए 4 3 7 2 9 आ रहा, और 9 जो कार्य करता है इसमें डबल टाइम्स गुना कर रहा, तो 9 को हम लोग डबल कर रहा, तो हम लोग एक दिन के एक कलर के निकालेंगे, तो 9 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्टली कितना आएगा 4.5 आएगा। अब 4.5 का वैल्यू लिख रहा है 48, तो ऑलमोस्टली एक का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आप लोग का आ जाएगा 48 को 4.5 से डिवाइड किए तो 10.67 आएगा, तो 10.67 डेज इज द राइट आंसर। तो ऑलरेडी आप लोग ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 140 मीटर है, इसका क्षेत्रफल उस आयत के मैदान के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 11:7 है, तो आयताकार मैदान के परिमाप कितना होगा? सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए आयताकार मैदान के बराबर है, देखिए एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 140 है, इसका क्षेत्रफल इसके आयत के मैदान के बराबर है।
क्लियर है, जिसका अनुपात 11:7 है। तो आयताकार मैदान मैदान का परिमाप क्या होगा? सबसे पहले देखिए हम लोग इसको ट्रिक से बना सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ऑलमोस्टली जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। रेडियस इसमें आप लोग का नहीं लिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए व्यास लिख रहा था 140 लिख रहा था, तो व्यास को हाफ करेंगे तो 70 आएगा, तो इसको डबल टाइम्स कर देंगे। क्लियर है। अब ऑलमोस्टली इसमें लिख रहा है इसका क्षेत्रफल के बराबर आयत का, तो 11x और 7x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, लेकिन हम लोग x को x मान लेंगे तो x स्क्वायर मान लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। मोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? देखिए 7 का टेबल में 10 टाइम्स ये आ गया। अब 22, 11 2 जा 22 हो गया। 11 का पारा में 7 टाइम्स आएगा, फिर 7 का पारा में 70, 10 बार में आएगा। टोटल देखिएगा तो आप लोग का आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ से अगर आप लोग देखिए 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 दूनी 100, 100 200, यहाँ पे 200 आ रहा, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू देखिएगा तो फ्रेंड्स ऑलरेडी कितना आ रहा? 200 आएगा। हाँ बिल्कुल 200 आ गया। और हमें इसका निकालना है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो ऑलमोस्टली एक्स को रूट में निकालेंगे। तो ये अगर रूट निकाले 200 किसका होता है? ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे 10√2 का होता है। किसका होता है? ये 10√2 का होता है। हमें क्या निकालना? आयत का परिमाप। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L+B होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए 2 और 2 करेंगे। एल का वैल्यू देखेंगे तो कितना था? 11x था। बी का वैल्यू कितना था? 7x था। तो देखेंगे 2 है 11 और 7 क्या होता है? 18x होता है। क्लियर है। तो 18 दूनी कितना आ गया? 36 हो गया, 36x हो गया, और x का वैल्यू कितना लाए थे? 10√2 लाए थे। तो फ्रेंड्स अगर डिवाइड कीजिएगा इसको करेगा तो 620√2 आएगा। तो 620√2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो आसानी से सॉल्व कीजिएगा तो 660 था, 660√2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक साइकिल चालक एक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक इस दूरी को सामान्य समय से 2 घंटे कम समय लगता है, इसलिए वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो साइकिल चालक से यात्रा किस चाल से आरंभ की थी? देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड, देखिए टोटल कितना, देखिए फार्मूला होता है, अगर डिस्टेंस लिखिएगा, फिर आप लोगों को शुरू वाला स्पीड लिखिएगा, फिर कितना अगर ब्रीथ बढ़ाया तो s+x कर दीजिएगा, और टोटल यानी कि कितना था? x, यानी कि x कर दीजिएगा इंटू, तो यहाँ पे टाइम लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं टोटल 40 किलोमीटर था, 40 में कर दिया इक्वल टू, शुरू में स्पीड हमको पता नहीं है तो हम लोग एस मान लें। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है 10 किलोमीटर बढ़ा देते, हम लोग s+10 लिख दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाय जितना को बढ़ाएं उससे आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा इंटू टाइम लिखा 2 आवर। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 2 का टेबल में 40 कितना टाइम्स आएगा? 5 बार में। अब लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 40 को 5 से गुना कीजिए तो आप लोग का 200 आएगा। अब हम लोग लिखेंगे s+10 में। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग एस में क्या पुट कीजिएगा कि आप लोग का कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए एस के यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 पुट किए, देखिए तो ये 10 हो जाएगा ऑलमोस्टली s+s, यानी कि देखिए 10 10 20 हुआ, 20 को 10 से गुना किए कितना आएगा? 200। ऑलमोस्टली आप लोग का इसका इक्वल आ गया, तो इस फार्मूला से आप लोग बना सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा 10 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। देखिए एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो 4 कारों और 5 बाइक्स के कुल मूल्य में कितने हुए प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं लास्ट में ट्रिक से बताऊंगा, अभी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है जब। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को उसी दिशा में प्रक्षेपित किया था कब? तो हमेशा याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाता है, जब इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन सी हरी खाद के स्रोत है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स देखिए नील हरित शैवाल, राइजोबियम, फिर लिख रहा एजोला या एजोटोबैक्टर। तो ऑलमोस्टली इसमें अगर देखिएगा तो एजोटोबैक्टर जो होता है वो हरी खाद का एक स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नील हरित शैवाल का, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे नील हरित शैवाल जो होता है इनका जो प्रयोग होता है धान के खेतों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? धान के खेतों में प्रयोग करते हैं। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं राइजोबियम का, तो ये एक प्रकार का क्या होता है? फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं एजोला का, तो एक प्रकार के जलीय फर्ण होते हैं। क्लियर है। एजिटोबैक्टर क्या होता है? स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन जीवाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन, फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है किसका हरी खाद का स्रोत है? तो एजिटोबैक्टर तो हो सारे हो जाएगा ना, तो 1 2 3 4 यानी सारे को हम लोग क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी का इसका राइट आंसर। चलिए देखिए जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो वस्तु का गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल याद रखिएगा, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए अब इसके साथ साथ फ्रेंड आप लोग को ऑलमोस्टली पता होगा, इसमें देखिए W का
बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। आप लोग बताइएगा, देखिए एंगल यहाँ पे 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, ऑलमोस्टली पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, ये शून्य हो जाता है। वही 180 डिग्री लेते हैं एंगल तो नेगेटिव हो जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा। देखिए, एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित रहेगा। तो हमेशा याद रखें, एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है तो इसमें हमेशा संवेग संरक्षित होता है। क्या होता है, संवेग। और मोस्टली ऑप्शन नंबर सी को क्लियर कर देंगे। क्लियर है, याद रखिएगा दो। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, गैस के समतापी प्रसार में कृत कार्य निर्भर करती है। तो हमेशा याद रखिएगा, गैस के समतापी प्रसार में कुल ताप व आयतन दोनों प्रसार पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ताप व आयतन दोनों पर निर्भर करता है। क्लियर है। होपफुली आप लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल के बारे में। तो आइसोथर्मल उसे कहते हैं जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है। देखिए, और मोस्टली आप लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। इसका फॉर्मूला होता है पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, एनआरटी। तो जिसमें आप लोग को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे निकालेगा तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, भी होगा। ये होता है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए, ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें आलेख में कुल प्रतिरोध को निकालना है। चलिए, सबसे पहले देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए दोनों आप लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो देखिए, टोटल आर 4 है। देखिए, आर टोटल कितना था, 4 था, और टोटल आर का संख्या 2 बार है। तो इसको तोड़िएगा तो केवल 2 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, इसको तोड़िएगा तो हम लोग 12 गुना 6 करेंगे, प्लस दोनों को ऐड करेंगे, 12 6 18। अब सॉल्व किया, 3 चौक 12, यानी यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो 12 यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 2, यहाँ पे तो आपका 2 आ गया, इसका 4 आ गया। क्लियर है। तो 2 4 हो गया। अब यहाँ पे आपका एक बीच में 1 ओम लिखा था, तो तीनों श्रेणी क्रम में, तो 4 2 6 और 7 ओम इधर आ गया। क्लियर है। 7 ओम आ गया इधर, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसको भी खींच देंगे तो ऐड हो जाएगा। तो टोटल 8 ओम होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, 8 ओम। क्लियर है। चलिए, इसमें ई से कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आप लोगों का पैरेलल में था। एक ट्रांसफार्मर का कोर लैमिनेट क्यों करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, एक ट्रांसफार्मर का कोर एडी करंट के कारण क्षति को कम करने के लिए लैमिनेट करते हैं। तो रिड्यूस एडी करंट, यानी ताकि वो एडी करंट की क्षति को कम कर सके, तो इसीलिए हम लोग इसको लैमिनेट करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाइएगा तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा। 3 और 4 को आप लोग इंटरचेंज कीजिएगा, तो यानी 3 एंड 4। इसके प्रकार साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कीजिएगा। और मोस्टली फिर रीजनिंग है। देखिए, बी के बाद 2 ऐड किए हैं तो डी आ गया, डी में आप लोग को 2 ऐड कीजिए तो एफ आएगा। देखिए, एम आता है 13 में 2 ऐड कीजिए 15, 15 2 17, 17 में क्यू आता है। एम में 2 ऐड कीजिए 13 2 15, 15 2 17 क्यू, एफ क्यू क्यू आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 5 और 27 को इंटरचेंज कीजिएगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग नींद में भी आप लोग बना सकते हैं। ये सब ऐसा क्वेश्चन है। क्लियर, इसलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखिएगा तो फ्रेंड इसमें आप लोग बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग देख के बना लीजिएगा। एक वृत्त में डिग्री होते हैं। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग सर्कल बनाते हैं तो देखिए, आप लोग का इस सर्कल है, तो हमेशा याद रखिए एक सर्कल में जो आप लोग का जो टोटल डिग्री होता है, हमेशा याद रखिए 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसके बारे में कुछ, चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं देंगे अभी। देखिए, क्लाइनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड क्लाइनोग्राफ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए आनति पर समांतर रेखा के आलेखन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। याद रखिए, क्लाइनोग्राफ एक प्रकार का टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, टी स्क्वायर के रूप में होता है ये। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा भारतीय मानक संस्थान यानी कि BIS के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल समान रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फुल स्केल। देखिए, पहला होता है फुल स्केल, फिर होता है उच्च स्केल और तीसरा होता है निम्न स्केल। ये तीनों को याद रखिएगा। क्लियर है। तो बोल रहा क्या क्या होता है, तो ऑलमोस्टली तीनों कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आता है कि उच्च स्केल क्या होता है। तो देखिए, उच्च स्केल उसे कहते हैं जब छोटे वस्तुओं के पार्ट्स को बड़ा करके ड्राइंग शीट पे दिखाते हैं। मान लीजिए छोटा वस्तु, अब इसको बड़ा करके इतना दिखा रहे हैं, तो इससे बोलेंगे उच्च स्केल। क्लियर है। और निम्न स्केल किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा पार्ट्स है, इसको छोटा करके दिखा रहे हैं, तो इससे बोलेंगे निम्न स्केल बोलेंगे। क्लियर है। अब
चलिए उच्च स्केल होता है, एक होता है फुल स्केल, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मान लीजिए ये बराबर है, इसके भी बराबर शो कर, इससे बोले उच्च यानी कि बराबर बोलते हैं फुल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 है, इस पर 15%, 10% और x% का 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 1542 रुपये 2.224 रुपये में पैसा में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात करना। होपफुली देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो 1542.24 रुपये दे रहा बराबर MP कितना था 2400 लिखेंगे और 15% डिस्काउंट कर रहा है। सबसे पहले 85/100 करेंगे, फिर 10% डिस्काउंट कर रहा तो 90 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, इंटू 100 माइनस क्या करेंगे फ्रेंड तो x बाई क्या करेंगे 100। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, ऑलमोस्टली अगर सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा 16% आएगा। क्या आएगा 16%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को काफी अच्छे से क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक वस्तु का, ये तो मैं बता दिया हूँ ना। हाँ अब अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपया, इसे 15%, 8% और 15% के 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑलमोस्टली फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए आप लोग 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मुझे यही तरीका ईजी लगता है। 2800 करेंगे, 15% छूट देंगे तो ऑलमोस्टली 85% हो जाएगा, फिर आप लोग को 8% का छूट देना यानी 92 रुपये हो जाएगा, 92/100 हो जाएगा, 5 का कीजिए तो 95/100 हो जाएगा। और आप लोग सॉल्व कीजिए, ऑलमोस्टली सॉल्व किए तो 2080 रुपये आएगा 12 पैसा। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर कीजिएगा फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर 2080 पैसे यानी कि ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक त्रिभुज पी क्यू आर में अंतः केंद्र ए और एंगल क्यू ए आर बराबर 116 डिग्री है, तो एंगल क्यू पी आर का माप क्या होगा। सबसे पहले अगर आप लोग इसको बनाते हैं तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इस टाइप से आप लोग सॉल्व कीजिए। ये आपका एंगल क्यू है, ये आपका पी है और ये आपका आर है। तो सबसे पहले देखिए एंगल क्यू, सॉरी इसमें पी क्यू आर बोल रहा ना, हाँ पी क्यू आर में। अब देखिए अंतः केंद्र क्या ए है, तो हम लोग चले ए को मान लेंगे। क्लियर, आप लोग ए का वैल्यू निकालना। ऑलमोस्टली आप इसमें देख सकते हैं आप लोग का क्यू ए आर का वैल्यू लिख रहा है 116 डिग्री। क्लियर है, हमें आप लोग को फार्मूला बताना चाहता हूँ। पी ए आर का अगर फार्मूला निकालते हैं तो पी ए आर का फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री करते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू/2 करते हैं। क्लियर है, तो देखिए पी ए आर का वैल्यू आप लोग का लिख रहा है 116 लिख रहा है, बराबर क्या करेंगे 90 डिग्री करेंगे प्लस एंगल क्यू/2 करेंगे। ऑलमोस्टली 116 में से 90 को माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग का जो वैल्यू आएगा 26 आएगा, बराबर क्या आ रहा है क्यू/2 आएगा। तो देखिए एंगल क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो 26 दूनी क्या होता है 52, तो राइट आंसर आएगा 52 डिग्री। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑनेस्टली बना सकते हैं आप लोग 52 डिग्री का राइट आंसर। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 12 वर्ष में कितना हो रहा है स्वयं का 3 गुना, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। कितना बोला 5 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष, देखिए इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ 3 गुना हो रहा है कितना वर्ष में एन माइनस, देखिए n-1 कीजिए तो यहाँ 3 में से 1 घटाइए तो 2/12 कीजिए। क्लियर है, बराबर x कितने वर्षों में, तो x कर लीजिए 5 गुना, n माइनस कितने वर्षों में समय का 5 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको तो यहाँ पे 5 गुना यानी 5 स्टेप से तो देखो कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना होता है। कैसे करेंगे देखते हैं, 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना, मान लीजिए 3 गुना हो रहा, कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना बोल रहा, ये तो मुझसे शॉर्टकट में तो नहीं हो रहा, ये 5 गुना बोल रहा है ये। फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाते कैसे बनाएंगे मुझसे, देखिए स्वयं का 5 गुना, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो रहा, तो इसमें हम लोग क्या ट्रिक करते हैं देखते हैं। यानी 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना, यानी 3 कर दिए तो कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। 5 इसका तरीका n-1 ही करते थे, देखते हैं, नहीं तो मैं लॉन्ग वीडियो का यूज करूंगा। तो स्वयं का 12 वर्षों में, तो यहाँ पे 2/12 कर दिया हूँ। फिर कितने वर्षों में, तो वर्षों के लिए मान लो कि यहाँ x मान लो 5 के लिए 4 से गुना करेंगे तो 2 का हाँ बन तो गया, 2 का पारा में 12, 6 बार में आता है 6 चक 24, ऑलरेडी आ गया आंसर। देखिए सबसे पहले फार्मूला होता है जितना गुना करते उसमें से 1 को घटा देते थे, 3 गुने थे तो 3 में से घटाएंगे 2 आ गया, टोटल वर्ष हम लोग डिवाइड करेंगे 12 कर देंगे, फिर n-1 तो 5 गुना बोला तो 5 में से घटाएंगे, तो ऑलमोस्टली 5 में से घटाएंगे 4 गुना करेंगे, वर्ष में बोला तो x मान लेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए 2 का पहाड़ा में 4 आता है 2 बार में, अब 4 को 12 से 2 को 12 से गुना कीजिए 24 आएगा, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर आएगा 24 वर्ष, नहीं तो लॉन्ग विधि से भी बना देते हैं। क्लियर है, चलिए एम एन और ओ अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एम एन और ओ मिलकर उसी काम के 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। मोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए आपका एम है, ये आपका एन है और ये आपका ओ है। एम कितना दिनों में करे 10 दिन में, ओ एन कितना दिन में 12 दिन में, और ओ कितना दिन में करे 15, तो टोटल कार्य देखा तो 60 हो रहा। बातें करना चाहते हैं एफिशिएंसी का, एम का एफिशिएंसी 6 होगा,
एन का 5 होगा और ओ का कितना होगा 4 होगा। क्लियर है। अब टोटल काम में निकालेंगे तो देखिए 6 5 11 4 15 15 कार्य हो रहा 60 था। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कार्य 60 था और मिलकर कितना कर रहा था 15। अब टोटल कार्य का क्या बोला 1/6। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 6 का पहाड़ा में 60 10 बार में आता है, टोटल डिवाइड कीजिए 2/3। ऑप्शन नंबर बी को काफी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक अनुचुंबकीय कब प्रति चुंबकीय बन जाती है? हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बातें करना चाहते हैं देखिए पैरामैग्नेटिक का। देखिए पैरामैग्नेटिक उसे कहते हैं जिसमें चुंबक पास में होता है, चुंबक जिसमें पास में होता है उसे वो पी से पर पास रखेगा, यानी जिसमें चुंबक पास में होता है उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। एक होता है डायमैग्नेटिक, तो जिसमें चुंबक डी से दूर रखेगा, जिसमें चुंबक डी फुट दूर में रहता है उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्लियर है। एक होता है फेरो, यानी जो कि चुंबक यानी कि जो आप लोग का चुंबक लोहा से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्लियर है। तो बोला एक पैरामैग्नेटिक कब प्रति चुंबकीय बनता है, यानी पी डी कब बनेगा? और मोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए जब उसका क्रांतिक तापमान से उसका वैल्यू नीचे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। तो याद रखिएगा एक अनुचुंबकीय क्रांतिक तापमान से नीचे प्रतिचुंबकीय बन जाता है, क्रांतिक तापमान से नीचे रहने पे। याद रखिएगा। इसके साथ साथ लिखते हैं क्यूरी। देखिए जब किसी लौह चुंबक को गर्म किया जाता है तो ऐसा ताप आता है जो लौह चुंबक अनुचुंबक में बन जाता है। यानी कि देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, देखिए मान लीजिए कोई फेरोमैग्नेटिक है, इसको मान लीजिए कि हम लोग हीट करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है फ्रेंड्स, ये फेरोमैग्नेटिक जो है ना आप लोग का अनुचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक में ये शामिल हो जाता है। अनुचुंबकीय को ही पैरा आता है, क्या में आता है ये पैरामैग्नेटिक में शामिल हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में ये शामिल रहता है। तो इसी तापमान को हम लोग बोलते हैं क्यूरी ताप। क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप। और इसमें याद रखिए इसमें दो कंडीशन होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मान लीजिए सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक था, हम लोग इसको पैरा में बदलने था, तो टेम्परेचर यहाँ पे दो रेंज में आता है। सबसे पहला आता है एक लोहा के लिए यानी आयरन के लिए आता है, उसके साथ साथ निकेल के लिए आता है। तो आयरन के लिए जो तापमान होता है वह 770 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। और वही निकेल के लिए आता है 358 डिग्री सेल्सियस आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं क्यूरी टेम्परेचर का। ऑलमोस्टली आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबक तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र H के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H/T करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो I बराबर क्या होता है C/H/T होता है। इसमें C क्या क्यूरी तापमान है। चलिए ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 12 का कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब छड़ को एक सिरे से गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे पर मौजूद अणु उच्च आयाम के साथ कंपन करते हैं, तो उष्मा के एक कण के निकटवर्ती कण पर संचरित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑलरेडी फ्रेंड जब भी आप लोग छड़ को गर्म करते हैं तो उसका लास्ट पॉइंट्स भी गर्म हो जाता है, तो इससे विधि को बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर लीजिए। क्लियर है। आचालन का माध्यम होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं संवहन का। तो उष्मा संचलन की वह विधि जिसमें द्रव्य कणों की गति द्वारा स्थानांतरित होती संवहन कहलाता है। जैसे आप लोग गर्म पानी करते होंगे, चाय को गर्म करते हुए संवहन विधि होता है। अविकिरण, सूर्य का जो किरण जो आपके पास आता है वह विकिरण के माध्यम से आता है। चलिए एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध होगा। देखिए यहाँ पे अगर फोकस करते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग बड़ा श्रेणी क्रम बात करें। देखिए क्या लिख रहा है, एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है, तो इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आप लोग को निकालिए, पी वैल्यू देख रहा 90, V1 का 30 लिख रहा, ऑलमोस्ट लोग पावर निकालेंगे। ऑलमोस्ट अपने आता है पी का फॉर्मूला क्या होता है, V² होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। देखिए आर का वैल्यू, तो आर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, V² करेंगे। ऑलमोस्टली V का वैल्यू कितना लिखा 30 वाट, तो 30 गुना 30 कर देंगे। अब पी का वैल्यू देखिए तो 90 लिख रहा था। हम लोग सॉल्व करेंगे, 30 का पावर में 90 3 टाइम्स आता है, 3 का पावर में 10 बार में आएगा। ऑलमोस्टली अगर आर यानी आर का वैल्यू निकालेंगे तो 10 ओम आ रहा है। क्या रहा है, 10 ओम आ रहा है। ठीक है। हम लोग जानते हैं पी का फॉर्मूला, ऑलमोस्टली आप लोग मैं बताता पी का फॉर्मूला क्या होता है, VI। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, I को निकालेंगे, तो I बराबर क्या कीजिए P/V करेंगे। तो P का वैल्यू अगर देखिएगा 90 है, V का वैल्यू 30 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे 3 एम्पियर आएगा। क्या आएगा, 3 एम्पियर। तो हम लोग को V निकालना है, तो V निकालने के लिए क्या करें, 120 वोल्ट में से हम लोग 30 को माइनस कर देंगे। ऑलरेडी आप लोग किया तो 90 वोल्ट आ गया। हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना था, R के लिए क्या करेंगे, 90 को टोटल करंट 3 से डिवाइड कर देंगे, ऑलमोस्टली 30 ओम आएगा। तो राइट आंसर है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। जैव न्यूनीकरण पदार्थों के बारे में विचार करने में उनमें कौन सा एक उभयधर्मी गुण मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वे सभी पादक उत्पाद होते हैं ऐसा तो नहीं होता है, वे सभी मूलतः जैविक होता है। बिल्कुल, तो वे सभी क्या होता है, मूलतः जैविक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तापन उपकरण यानी थर्मल इक्विपमेंट के हीटिंग एलिमेंट्स बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी
पदार्थ के लिए गुण अनिवार्य मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें तापन अवयव के लिए किसी भी हीटिंग एलिमेंट के लिए बनाते हैं तो उसका गलनांक जो होना चाहिए हमेशा उच्च होना चाहिए, यानी कि हाई गलनांक, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है। उसके साथ उसका रेजिस्टिविटी भी जो होना चाहिए वो हमेशा उच्च होना चाहिए। ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन दिया है तो ऑलमोस्टली ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो यानी कि ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। याद रखिएगा, तापन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। क्लियर है। इसे बोलते हैं जूल का उसमें प्रभाव भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कमानी तुरा पर लटकाए गए किसी पिंड का वजन पृथ्वी पर 100 केजी और उसी कमानी तुला से लटकाए गए पिंड को किसी ऐसे ग्रह पर ले जाया जाता है जिसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का आधा है, तो तुला का पठन क्या होगा। देखिए हमेशा इस चीज़ के लिए आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके लिए अगर बनाना चाहते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला mg होता है। तो mg का वैल्यू देखिएगा तो 10 लिख रहा है। क्लियर है। अब देखेंगे किसी अन्य ग्रह पर यानी g का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ऑलमोस्टली g बाय क्या करेंगे 2 लिखेंगे। तो हम लोग इसी प्रकार mg को भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऑलमोस्टली 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 5 ग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, दो प्रतिरोधों ए और बी के प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम और 10 ओम है। यदि वे 5 वोल्ट के एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है तो प्रतिरोध ए में उत्पन्न शक्ति और प्रतिरोध बी में उत्पन्न शक्ति का अनुपात क्या होगा। देखिए ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था पी बराबर क्या होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। क्या होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यानी कि वाट और ये दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट होता है। नहीं समझ में आया तो मैं एक बताता हूँ। यहाँ से आप लोग ये कर सकते हैं P1 बाय P2 इक्वल टू क्या कीजिए R1 बाय R2 कर सकते हैं, ऑलमोस्टली कर सकते हैं। तो देखिए अब इसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पहला के लिए अगर वाट देखना चाहते हैं, यदि वे 5 वोल्ट से, देखिए अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व मैं करवा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले का रेजिस्टेंस लिख रहा 5 सेकंड का लिख रहा 10, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का P1 और P2 भी आ गया। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग निकालिए तो P1 रेशियो P2 का वैल्यू क्या आएगा, ऑलमोस्टली 1:2 आएगा। क्या आएगा 1:2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को बोले रिलेशन पी और आर में, ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं वी आई होता है। क्या होता है ये वी आई। और भी आप लोग कर सकते हैं वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। तो आई आर कर दें, यहाँ भी आई था तो यहाँ से अगर निकाले पी बराबर क्या होगा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ देखिए ये पी और आर के बीच क्या समानुपाती है ना, तो पी बराबर हम लोग आर लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग वो समीकरण को किए। क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स P1 बाय P2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R1 बाय R2। ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को शक्ति बोल रहा था, रेजिस्टेंस दिया था, तो पहला दिया था 5 तो सेकंड दिया था 10, तो यहाँ से कीजिएगा तो 1:2, यानी कि 1:2 आप लोग का पावर आ गया। देखिए आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में ये सब चीज़। चलिए निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित आकार की सामान्यता और एक असंगत है। असंगत आकृति को पहचानना है। ऑलमोस्टली देखिए सारे में देखिएगा वक्र रेखा है, लेकिन वन देखिएगा तो देखिए इसमें आप लोग फोकस कीजिए, सारे देखिए तो एक वक्र रेखा है, लेकिन वन को छोड़कर देखिए वन में क्या है एक सर्कल है, बाकी में देखिए सब में लाइन खींच रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो ऑप्शन नंबर 1 का लिख रहा ये आप लोग का बी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर वर्जन, ये सब क्वेश्चन को खुद से कीजिए, काफ़ी इजी होता है ये, आप लोग मुझे पता है काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे इसे। चलिए सहमति का जो संबंध संघर्ष से है वही संबंध प्रतिरोध का किससे होगा। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए सहमति का संघर्ष किससे होता है, संघर्ष से, तो उसी पर प्रतिरोध का जो संबंध होता है अस्वीकार्यता से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जा रहे हैं। तो लिख रहा 4 में से एक असंगत को चुनना, दराज कार्टून कीट थैला। तो देखिए दराज कीट और थैला एक जैसा होता है, लेकिन कार्टून सबसे अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 36 क्वेश्चन हो चुका है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। बिजनेस क्लास के टिकट की कीमत 50,000 रुपये रखी गई है। चलिए ठीक है, बोला गई है जो बहुत अधिक है। अन्य क्लास के टिकटों की कीमत उच्च रखी गई है। अभी उसके बारे में तो डिस्कस नहीं किया है, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी आप लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि अन्य के बारे में तो बोला नहीं गया। बिजनेस क्लास के टिकट के भुगतान के लिए 50 रुपये एक बहुत बड़ी धनराशि। देखिए इसमें तो आप लोग ने बहुत अधिक है ये मेंशन कर रहे थे, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। ऑप्शन है हाँ, तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 सही करें, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये आप लोग का प्रेजेंट अमाउंट का, जो कि 100 में से आप लोग का 10% ही चांस है कि सही होगा। मैं सिंपल बोल रहा हूँ। ड्राइंग बोर्ड के साइज को D0, D1, D3, D4 तक लिखा गया, तो सबसे छोटे साइज क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड D0, तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं D0 का वैल्यू, तो D0 का जो वैल्यू होता है सबसे पहले इसका लेंथ का वैल्यू होता है 1500 होता है, और D1 का वैल्यू होता है 1000 होता है, और D2 का वैल्यू अगर ज्ञात कीजिएगा तो ये आप लोग का 700 होता है। D3 की बातें करना चाहते हैं तो मोस्टली 500 होता है। अब बात करना चाहते हैं D4 का, तो इसका जो होता है
350 हो रहा। अब बोला सबसे छोटा कौन होगा, तो देखिए D4 होगा। तो ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर होगा D4, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टी टू साइज का टी स्क्वायर की लंबाई क्या होती है। देखिए अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था, वही चीज़ के अकॉर्डिंग आप लोग को बनाना था। सबसे पहले क्या करते हैं, T1। देखिए T1 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे टी नॉट, तो टी नॉट का हम लोग लिखते हैं 1500 mm। क्या लिखते हैं, 1500 mm। फिर वही लिखते हैं T1 के लिए लिखते हैं, तो ये होगा आप लोग का 1000, यानी 1000 mm होगा। फिर उसी प्रकार T2 को लिखते हैं, तो ये आप लोग का 700 mm होगा। क्या होगा, 700। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 700 mm, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 इज द राइट आंसर। अब 1500 mm किसका होता है, टी नॉट का होगा। और T1 का कितना होगा, 1000 होगा। T2 का कितना होगा, 700। और T3 का कितना होगा, 500। तो अच्छे से बना सकते हैं। बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास का वृत्त खींचने की कंपास में इसे लगाया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसे हम लोग जो लगाते हैं लेंथनिंग बार में। किस में लगाते हैं, लेंथनिंग बार में। तो ऑप्शन नंबर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और लेंथनिंग बार का प्रयोग जो करते हुए याद रखिए 120 mm से अधिक व्यास के वृत्त को खींचने में करते हैं। देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सारे में डिफरेंस देख रही है तो 1 का रहा है, एक जब भी डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग इसका ट्रिक है, पहला को कैंसिल कर, यानी डिफरेंस को आगे लिख देते हैं, एक का पहला पॉइंट्स को लास्ट वाले पॉइंट्स में डिफरेंस ले लेते हैं। ये तरीका होता है। देखिए सारे में डिफरेंस देखिए एक का रहा, तो जो डिफरेंस रहता है उसको 1 by 1 कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद पहला टर्म लेते हैं 1 था, और लास्ट टर्म कितना 1/10 था। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी फिर 9/10 आएगा, 9/10 आएगा। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर जो होगा 9/10, इन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1/25 का दशमलव समतुल्य होगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर 1/25 को आप लोग निकालते हैं तो राइट आंसर आएगा 0.04 आएगा, 0.04। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से सी को क्लिक कर सकते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन क्या है, चलिए इस सब क्वेश्चन को मैं स्किप हमेशा करता हूँ। देखिए पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या क्या होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है, पी क्यू से 2 गुना है, यानी क्यू 1 है तो ये 2 हो गया। क्लियर है। पी क्यू से 40 दिन समय कम लेता है, तो देखिए दोनों का 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना लिख रहा है, 40। तो ऑलमोस्टली जो आप लोग का पी लेगा तो पी का कितना लेंगे। देखिए अब डिफरेंस हम लोग यहाँ पे जब भी सॉल्व करते हैं तो ये आप लोग एफिशिएंसी में अलग कर देते हैं ना। देखिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले पी है और यहाँ पे क्यू है, तो क्षमता, तो पी क्यू से 2 गुना है, तो इसका क्षमता 1 है तो इसका क्या करें 2, ये क्षमता हो गया। ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं क्षमता जो होता है वह समय का इन्वर्स होता है, तो इसका समय 1 होगा तो इसका 2। अब लिखा पी क्यू से 40 दिन कम समय लेता है, तो देखिए यानी कि 2 का 2 माइनस 1 करेंगे तो ऑलमोस्टली डिफरेंस कितना आएगा 1। तो 1 का वैल्यू लिख रहा है 40। अब 1 यूनिट का वैल्यू 40 लिख रहा है, तो यानी कि पी लिख रहा है पी क्यू से 40 दिन कम समय लेता है, तो 40 दिन कम समय लेता है, यानी समय के अंदर पी तो 40 के लिए जाता है ना, तो 1 यूनिट पी द्वारा कितना दिन में कर जाता है, पी का 1 यूनिट कितना दिन में, इसका क्षमता 40 हो गया, पी का 1 आ गया ना। तो देखिए पी का यूनिट आ रहा 40, तो क्यू का कितना आएगा 2 था, तो 40 दूनी क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे। क्लियर है। तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे, तो ऑलमोस्टली हम लोग क्या करेंगे 40 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सम कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए, 40 दिया कितना होता है 120। अब 80 को 3 से डिवाइड कीजिए तो लगभग 26.66 आएगा, यानी एवरेज में जाएगा तो 26 पॉइंट नहीं, ऑप्शन 27 कर दीजिए ना, कुछ नहीं 27 कर दीजिए। चलिए अब कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चल रहा है। तो 45, ए और बी ऐसे दो अभाज्य संख्या जिसमें ए आप लोग का ग्रेटर है कंपेरिजन टू बी और उसका लघुत्तम समवर्तन एलसीएम 209 है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना। देखिए ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे, देखिए एलसीएम लिख रहा है ए बी का, तो हमेशा आप लोग देखिएगा ए बी का एलसीएम कितना लिख रहा है 209 लिख रहा है। और हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का वैल्यू लिख रहा है आप लोग के सामने 209। अब देखिए आप लोग को चूज करना ए और बी में, तो ए बड़ा लिख रहा है बी से, तो हम लोग सेटिंग करके लाइएगा, तो 19 को 11 से यानी प्राइम फैक्टराइज किए तो ये आ रहा, यानी कि ए का वैल्यू आप लोग का 19 आ रहा, बी का वैल्यू 11 आ रहा। अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, बी स्क्वायर माइनस ए करना, तो बी का वैल्यू क्या माने थे 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे -9, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 19 करेंगे, ऑलमोस्टली सब्ट्रैक्ट किए तो 102 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो 109, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। उष्मा गति में प्रक्रम उत्क्रमणीय कहलाता है। देखिए उष्मा गति में प्रक्रम उत्क्रमित कहलाता है जब परिसर अपने निकाय के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये रखिएगा जब अपने हमेशा वो इक्विलिब्रियम में रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म क्यों होते हैं। और मोस्टली फ्रेंड देखिए इसमें जो होता है आप लोग का मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं, क्योंकि मिट्टी गर्मी का खराब कंडक्टर होता है। ऑलमोस्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयोग करते हैं। हमेशा दो बिंदुओं के विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। एमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। क्लियर है? और वही गैल्वेनोमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा को पता करते हैं। इससे हम लोग करंट का पता करते हैं, यानी करंट का लोग पता करते हैं कि करंट है कि ना, विद्युत गैल्वेनोमीटर से द्वारा करते हैं। क्लियर है? चलिए, इनर्शिया किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण पिंड क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जड़त्व पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड अपनी विरामावस्था या एक समान गति को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं हो पाता। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? इनर्शिया का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन का विरोध। याद रखिए, इनर्शिया का अर्थ होता है परिवर्तन का विरोध होता है। क्लियर है? और जड़त्व को न्यूटन ने परिभाषित किया था। क्वेश्चन आएगा, जड़त्व को किसने परिभाषित किया था? तो न्यूटन चच्चा, याद करिए, न्यूटन चच्चा। ठीक है, चलिए, किसी खींचे हुए तार के अनुदिश एक तरंग 3000 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गुजरती है। यदि तार में तनाव 4 गुना हो जाए तो तरंग का वेग क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए, आप लोग ऑलमोस्टली पढ़ेंगे, भी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलमोस्टली जानते हैं, √T/m होता है। अब यहाँ पे बोला आप लोग का तनाव, टेंशन को बोला 4 गुना करने के लिए। तो जब भी हम लोग देखिए यहाँ पे 4 गुना कीजिएगा तो 4 × T/m कीजिएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो ऑलमोस्टली सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2 और T/m का वैल्यू लिखा था 3000, तो हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 6000 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दें, यानी 6000 मीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर। नियत चाल से किसी कण का वृत्तीय गति होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, नियत चाल से किसी कण का जो वृत्तीय गति होता है वो आवर्त गति होती है। क्या होती है? सॉरी, वो आवृत्ति होती है, लेकिन सरल गति नहीं होती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में खुले घनत्व रो के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई h पर दाब क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो, यानी PGH, यानी कि डेंसिटी ग्रेविटी हाइट वायुमंडलीय दाब से अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। ये आप लोग का तार्किक का क्वेश्चन है। दिल्ली के सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाले कुछ नृत्य शैलियों हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी और कथकली है। दिल्ली में किसी भी नृत्य कक्षा में कुचिपुड़ी नृत्य नहीं किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य नहीं सिखाया जाता। दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में सालसा और ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। और आपसे आपको देखना पड़ेगा क्या लिख रही है। दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सालसा नृत्य सिखाया जाता है। देखिए, कुछ में ही दिखा देते हैं, यहाँ पे सभी बोला था, पहला कैंसिल कर दीजिए। दिल्ली के कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नृत्य नहीं दिखाया था। तो ऑलरेडी देख रहे नहीं दिखाया था, तो कथकली के बारे में बोल रहा, तो कथकली का तो इसमें मेंशन ही नहीं किया, तो सेकंड भी आप लोग कैंसिल कर दीजिए। तो अगला क्या लिख रहा देखते हैं। दिल्ली में एक भी नृत्य कक्षा ऐसी नहीं होती जो हिप हॉप नृत्य से सिखाती है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, अगर इसमें देखिएगा तो ये आप लोग का सही हो गया। तो केवल और केवल थर्ड को, निष्कर्ष को सही करता है। देखिए, खोया पाया व्यय, तो जैसे खोते हैं तो पाते हैं, तो वैसे ही व्यय करते हैं तो बचत करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लियर करेंगे। देखिए, आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए जो इंपॉर्टेंट हो, ड्राइंग में कटे भाग को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? हमेशा याद रखिएगा, ड्राइंग में कटे हुए भाग को प्रयोग करने के लिए सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। क्लियर है? तो सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। और मोस्टली आप लोग जानते हैं सेक्शन लाइन को लोग बोलते हैं थिन कंटिन्यूअस लाइन। ये भी मैं लिख देता हूँ, थिन कंटिन्यूअस लाइन इसे बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। थिन कंटिन्यूअस लाइन बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 0.20 mm से लेके 0.30 mm तक होता है। इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। दिखाए गए चित्र में त्रिभुज का नाम बताइए। ऑलमोस्टली देख सकते हैं सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। तो जो 90 डिग्री से कम होता है उसे सारे का एंगल भी अलग अलग, 65 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सारे का वैल्यू अलग अलग है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए सेक 45 माइनस tan 60 का मान निकालना। ऑलमोस्टली सेक 45 का वैल्यू होता है √2 और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो आप लोग का आंसर आएगा √2 माइनस √3। अब इसमें देख रहे हैं ऑप्शन ऐसा नहीं दे, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो √3 लिख रहा है, माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस √2। इस टाइप से सेटिंग करके बनाए, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए 61 हो चुका है, हम लोग 62 नंबर देखते हैं। देखिए, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान के सीटों का अनुपात 6:4:7 है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है 60 को 6 को मान लेंगे, 600 मान लेंगे, 4 को मान लेंगे, 400 मान लेते हैं, 7 को हम लोग 700 मान लेंगे। पहला में 20% को वृद्धि करना है। तो ऑलमोस्टली 600 में आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स? तो 20% यानी 120/100 करेंगे। ऑलमोस्टली इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा? 720 आएगा। सेकेंड, 400 में हम लोग को 40% को इंक्रीज करना है। तो 14 चौक 56 यानी कि 560 आ जाएगा। क्लियर है? आज 700 में हम लोग को कितना का इंक्रीज करना है? तो शायद 40% दिख रहा,
हाँ, तो इसमें लिख रहा है फ्रेंड्स आप लोग का 60% का लिख रहा है, तो 160 करेंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग कीजिएगा तो इसको वैल्यू यानी कि 16, यहाँ पे कितना लिख रहा है 60 लिख रहा है ना, तो 16 छक कितना होता है, 7 छक 42, 6 कम 6 चलेगा, यानी 100 इतना आ जाएगा। क्लियर है। और आप लोग को रेशियो मिलाना है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है बढ़ी हुई सीटों का अनुपात 720। देखिए अब आप लोग को रेशियो भी लाइएगा, तो आप लोग को भी अगर रेशियो लाएगा तोड़िएगा तो आप लोग को जो आंसर आएगा 9:7:14 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उसकी आयु का योग 55 है, अब से 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए 6:5, ये दोनों का योग कितना, यानी 11। 11 का वैल्यू 55 दे रहा है, यानी 1 का वैल्यू कितना लिख रहा है 5। अब से 7 वर्ष बाद उसकी आयु का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले 5 वर्ष यानी टोटल देखेंगे तो 1 का 30 रहेगा और 1 का कितना रहेगा 25 होगा। 7 वर्ष बाद यानी इसका 37 हो जाएगा और इसका 7 वर्ष में 37, 25 7 कितना तो 32, यानी कि 37:32 होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 64 को हटा रहे हैं। देखिए 65 नंबर, शीशे के वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो मेज की लंबाई बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मेज के वर्ग के टुकड़े का, तो यहाँ पे देखिए वर्ग कब दे रहा, तो ऑलमोस्टली आप लोग बताइए किसका वर्गमूल है। तो 1764 जो होता है 42 का होता है, यानी 42 सेंटीमीटर इसका भुजा दिया। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेज की लंबाई निकालना, तो ऑलमोस्टली देखिए 42 करेंगे और इसके टुकड़े का बीच का लिख रहा है 9 चौड़ाई, तो ऊपर और नीचे दोनों होगा तो जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करें 42 9 9 कितना होता है 18, सॉल्व कीजिएगा तो ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आवाज़ थोड़ा सारा फिर मेरा लफड़ा हो जाए वीडियो में, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ आगे। हाँ बिल्कुल हो रहा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, ये मैं बता दिया हूँ। एक बल 0.5 kg के पिंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल ज्ञात करें। सबसे पहले फिर ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो मास का वैल्यू दे रहा है 0.5 और a का वैल्यू लिखा 10, तो आप लोग गुना कीजिएगा तो ऑलमोस्टली 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और याद रखिए F बराबर जो ma जो प्राप्त होता है यह न्यूटन के सेकेंड रूल से प्राप्त करते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना किसके कारण होता है। तो हमेशा याद रखिए ये जो होता है कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिप्रवाह में प्रवेश के कारण, परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। और ये फैराडे के द्वितीय चुंबकीय प्रेरण फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। ऑलरेडी पढ़ेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -d∅/dt होता है। इसके रिकॉर्डिंग ये करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है। तो ये फ्रेंड्स नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ये समान नहीं होता, असमान हो जाती है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के का नियम का उपयोग करके निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कर सकते हैं। तो केवल ऑप्शन डी सही होगा, केवल ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग मोटर के कार्य पद्धति को बताता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूँ फ्लेमिंग के नियम। सबसे पहले आप अपना फादर को याद कीजिए, फिर अपनी मदर को याद कीजिए और अपना फ्यूचर एंड जो चाइल्ड होगा उसका याद कीजिए। F4 होता है फोर्स, यानी सबसे पहले फोर्स को याद कीजिएगा। M4 मैग्नेटिक एरिया को याद कीजिए, फ्लक्स को। C से मैग्नेटिक करंट चुंबकीय क्षेत्र को। C4 याद कर लीजिएगा आप लोग, करंट को याद कीजिएगा। सबसे पहले थंब आता है, फिर लिटिल फिंगर आता है, फिर आप लोग को मिडिल फिंगर, इस टाइप से आप लोग याद कीजिएगा। क्लियर है। चलिए एंड 69 नंबर क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं समांतर क्रम में संयोजित 4 ओम 8 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितनी होगी। जब भी समांतर क्रम में रहता फ्रेंड्स तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 ओम करेंगे प्लस 1/8 ओम करेंगे प्लस 1/6 करेंगे। और मोस्टली अगर सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। 4 का पावर में 24 6 बार में आएगा। यहाँ पे 3 कीजिएगा, यहाँ पे 4 कीजिएगा। 6 3 9 9 4 13 13 बटा कितना आएगा 24। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ऑलमोस्टली आप लोग रेजिस्टेंस निकालेगा तो 24/13 आएगा। क्लियर है। हम लोग को धारा निकालना था, तो आई निकालेगा तो क्या होता है V/R होता है। V का वैल्यू अगर देखिएगा तो 9 वोल्ट है। कितना है 9 है। R का वैल्यू देखिए 24/13 है। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ऑलमोस्टली सॉल्व किए तो 4.8 एम्पियर आएगा। क्या आएगा 4.8। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I
2i और 3i प्रवाहित करने पर उसमें r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण क्रमशः b1 b2 और b3 है। तो कौन सा संबंध सही है? हमेशा याद रखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का ना जिसमें ज़्यादा करंट पास करता है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए यानी बी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ऑलमोस्टली होता है म्यू नॉट होता है एन इंटू आई होता है। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, आई होता है करंट होता है। तो देखिए पहला में करंट आई लिख रहा, सेकंड में 2i लिख रहा, तीसरे में 3i लिख रहा। तो ऑलमोस्टली पहला के लिए आप लोग कीजिएगा तो म्यू नॉट तो रहेगा एन आई, पहला के लिए आई ही रहेगा। सेकंड के लिए लिखिएगा तो वहाँ पे 2i लिख रहा तो म्यू नॉट रहेगा एन आई लिखेंगे, क्लियर है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे फिर एन आई लगा देंगे। तीसरा के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लगा देंगे, 3 म्यू नॉट करेंगे एन आई लगा देंगे। तो ऑलमोस्टली आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो देखिए तीसरा है तो यही करेंगे, यानी सबसे ज़्यादा B3 में आएगा। फिर यानी कि B3 है ना, बिल्कुल B3 में। फिर हम लोग को B2 में आएगा, यानी B2 में आएगा 2 आ रहा, फिर हम लोग B1 में जाएंगे। तो इस टाइप से आप लोग को सॉल्व करना था, क्लियर है। तो B3 इज ग्रेटर दैन B2, तो इस टाइप से क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है वह समानुपाती होता है, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट होता है। कौन सा घर्षण बल के बारे में सच नहीं है? हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, देखिए घर्षण एक बल है जो संपर्क में आने वाले दो सतहों के गति का विरोध करती है। ऑलमोस्टली ये गति का विरोध करती है। घर्षण बल जो तब कार्य करता है जब एक वस्तु एक सतह पर फिसलती है तो उसका स्लाइडिंग घर्षण, जब बिल्कुल हाँ, अगर ये देखिए फिसलती है तो उसे क्या बोलते हैं, घर्षण फ्रिक्शन कहते हैं। मशीनों में घर्षण ऊर्जा बर्बाद होता है जब तोड़ फोड़ का कारण बनता है, ये भी आप लोग का सही है। रोलिंग घर्षण की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। एक मशीन में बॉल बेयरिंग का उपयोग काफ़ी घर्षण, ये गलत है। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। घर्षण के बारे में रोलिंग वाला गलत है। सबसे पहले याद रखिए सबसे छोटा जो घर्षण बल होता है वह रोलिंग होता है। सबसे छोटा जो घर्षण बल होता है वह रोलिंग घर्षण होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वह स्थैतिक घर्षण होता है। इसके लिए आप लोग याद कर देखिए, सबसे पहले यानी कि फ्रिक्शन में याद कर सबसे ज़्यादा होता है वह स्थैतिक होता है, क्लियर है। उसके बाद बातें करना चाहते हैं तो आप लोग का काइनेटिक यानी कि गतिज घर्षण होता है, क्लियर है। उसके बाद होता है लोटनिक घर्षण। क्या होता है, लोटनिक घर्षण। इसी को हम बोलते हैं रोलिंग घर्षण। सबसे कम होता है रोलिंग होता है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक होता है। फिर इसमें बताना चाहता हूँ, सबसे पहले स्टैटिक को कर दीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद काइनेटिक होता है। क्या होता है ये, काइनेटिक होता है। तो ऑलमोस्टली काइनेटिक कीजिए, फिर आर करिए, यानी SKR याद कर लीजिए, क्लियर है। SKR याद कर लीजिए, इस टाइप से होता है। और घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है हमेशा याद रखिएगा 0 से लेके आप लोग का 1 तक होता है, क्लियर है। और स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। क्वेश्चन आता है सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, तो स्थैतिक घर्षण जो होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो स्टैटिक घर्षण उसके अधिकतम मान को बोलते हैं सीमांत घर्षण कहते हैं, क्लियर है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच बल क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, देखिए जब भी कोई प्रतिरक्षा बल विपरीत दिशा में लगाते हैं तो एंगल जो होता है वो आप लोग का माइनस में होगा, यानी कि 180 डिग्री। और मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, देखिए सबसे पहले F बराबर, तो F बराबर हम लोग क्या करेंगे, cos 180 डिग्री का यूज करेंगे। तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या था, -1 होता है। तो देख सकते हैं -1 आ गया। तो हम लोग राइट आंसर करेंगे तो 180 डिग्री आता है। क्या आता है, 180 डिग्री। बातें करना चाहते हैं बल के बारे में। सबसे पहले एक होता है संरक्षी बल। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं। तो संरक्षी बल होता क्या, देखिए किसी बल के प्रभाव से एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है या किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इसे बोलते हैं संरक्षी बल। और केंद्रीय बल एक प्रकार का संरक्षी बल होता है। इसी के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सारे संरक्षण बल होता है, क्लियर है। यानी कि किसी बल के प्रभाव से एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य, यानी कि कोई पूर्ण चक्कर लगा रहा, क्लियर है। तो चक्कर पूरा लगा रहा तो उसका कार्य अगर 0 हो रहा, यानी गोल घूमने में उसका कार्य अगर 0 हो रहा तो उसे बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षित बल बोलेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, ऑलमोस्टली गुरुत्वाकर्षण बल पूरे गोल घूमता है तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। विद्युत बल भी हो गया, चुंबकीय बल भी हो गया, क्लियर है। और देखिए एक होता है असंरक्षित बल। असंरक्षित बल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले घर्षण बल को बोलते हैं। ये आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। असंरक्षित बल उसे बोलेंगे किसी बल के प्रभाव से यदि एक पूर्ण चक्कर में किया कार्य शून्य नहीं है तो उसे बोलते हैं हम लोग असंरक्षित बल, क्लियर है। जैसे घर्षण बल, तो घर्षण बल में कार्य आपका 0 नहीं होता है, फिर विस्कोसिटी भी 0 नहीं होता है। देखिए सभी खिलौने राख हैं। ऑलमोस्टली देखिए मैं खिलौना मान ली केस मान ली, सारे खिलौने राख है। तो राख से मान लिए सभी लाइन बिलियाँ हैं, तो सभी लाइन को मान लिए बिलियाँ हैं। इस टाइप से आप लोग को बनाना है, सभी लाइनें बिलियाँ हैं। कुछ खिलौने लाइनें हैं, देखिए कोई रिलेशन नहीं है। कुछ राख खिलौने, तो ऑलमोस्टली तो केवल ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, चलिए मैं बना ही देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले डॉलर का लिख रहा है AB की बहन है, यानी P जो है आप लोग का Q की बहन है, यहाँ माइनस कर दिए, क्लियर है। फिर H का अर्थ लिख रहा है AB का भाई, यानी Q जो है ना आप लोग का R का भाई है, तो ये यानी Q को हम लोग R का भाई बना दिए। फिर लिख रहा है देखिए
सी, यानी कि इसको सी को क्या बोल रहे हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये पत्नी लिखा है, यानी आर जो आप लोग का एस की पत्नी है, तो इसको माइनस कर दें तो ये आप लोग का ये पति हो गया। ये दोनों के बीच क्या हो गया, ये पति पत्नी का रिलेशन हो गया। प्रतिशत का अर्थ लिख रहा है ए बी का पिता है, यानी एस जो है ना आप लोग का टी का पिता है। अब बोल रहा है पी का टी से क्या संबंध है, और मोस्टली फ्रेंड्स अगर पी का टी से संबंध हो रहा है, देखिए आप लोग को इससे संबंध बनाइएगा। सिंपल में आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसका पापा था, ये मम्मी था, अब मम्मी की ये बहन है, तो मम्मी की बहन को मौसी बोलते हैं, तो पी टी की मौसी होगा। तो राइट आंसर जाएगा तो मौसी, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए शब्द कॉन्टेंट के प्रत्येक अक्षर के प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे। देखिए इसको आप लोग को क्या करना है, कॉन्टेंट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। और मोस्टली फ्रेंड्स अगर इसे सजाइएगा, सबसे पहले इसमें एन लिखेगा, फिर ओ आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर क्यू लिखेगा, फिर आर लिखेगा, एस लिखेगा, टी। अब बोल रहा है इसमें बाएं से चौथे अक्षर, देखिए बाएं से चौथे अक्षर पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि क्यू। फिर बोला दाएं से दूसरे छप्पर एस, तो क्यू और एस के बीच कितने शब्द आएंगे। देखिए क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, फिर एस, केवल और केवल एक आएगा, तो क्यू आर एस, तो केवल एक ही आ रहा ना। दाएं से दूसरे अक्षर के बीच, दाएं से दूसरे एस ही है ना ये, तो कितना आएगा, वो टोटल बोल रहा के बीच कितने हैं, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी ओ से लेके आप लोग को एस का बोल रहा, 1 2 3 4, ऑलमोस्टली इसका 4 होगा, ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यानी कि टोटल बोल रहा है ये, सॉरी बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से 1 2 3 4, यानी क्यू, कंफ्यूज कर गया हूँ, एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। आप लोग ओ से लिखना एस तक, 1 2 3 4, हाँ 5 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, आप लोग कर लेंगे, 5 होगा आंसर, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो बस क्वेश्चन कुछ ही बचा है, मैं करवा देता हूँ ताकि आप लोग, सभी फूल पेड़ हैं, और मोस्टली देखिए सबसे पहले सभी फूल को करेंगे। देखिए आप लोग का सभी फूल को क्या बोला, पेड़ है, तो सभी फूल पेड़ है, सभी शाखाएँ पत्तियाँ हैं। फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिएगा, तो स्किप मैं अभी कर रहा हूँ। देखिए 77 को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कौन आकृति समलम चतुर्भुज है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है, समलम चतुर्भुज है, क्लियर है। और ये क्या एक वर्ग है, और चलिए ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए नीचे गए में चित्र में विमांकन कौन सी व्यवस्था है, ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर होगा कड़ी विमांकन है, क्या ये कड़ी विमांकन है, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए देखिए चित्र में किस पदार्थ का रूढ़िगत प्रदर्शन किया गया। ये जो प्रदर्शन किया गया फ्रेंड्स, आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये लकड़ी का है, किसका ये लकड़ी का है ये। देखिए 3.78 घंटे को घंटे मिनट और सेकेंड में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए 3 घंटा है तो 3 घंटा करेंगे, फिर देखिए 78 मिनट को हम लोग सबसे पहले 100 से करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, फिर गुना 60 करते हैं। और मोस्टली फ्रेंड्स अगर करिएगा तो यहाँ पे आ गया 3 घंटा, क्या आएगा 3 घंटा आएगा। अब यहाँ पे 78 को 60 से गुना कीजिएगा, फिर 100 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो आप लोग का आ जाएगा 46 मिनट आएगा, क्या आएगा 46 मिनट आएगा। टोटल सेकंड देखें तो 48 सेकंड आएगा, तो राइट आंसर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा 3 घंटा 46 मिनट 48 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 81 हो गया, हम लोग 82 नंबर देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, और b प्लस और तथा b और c शून्य से बड़े घन पूर्णांक है, तो a का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए ये प्रेजेंट मान का क्वेश्चन है, a b c का मान करना 8, b और c दोनों शून्य से बड़े हैं, ऑलमोस्टली आप लोग को मानना पड़ेगा, तो शून्य से बड़े हैं, तो देखिए a का अधिकतम मान तभी होगा जब a और b का न्यूनतम मान है। ऑलमोस्टली हम लोग क्या कर, a और b का क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू को 1 मान लेते हैं, क्लियर। अब सॉल्व कीजिए, a हो गया 1 करते थे, देखिए b का वैल्यू 1 कर लिए, और c देखिएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 1 मान लेंगे, टोटल लिख रहा है ए, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए तो कितना रहा 6 आ रहा है, क्या रहा है ये 6 आ रहा है, तो और सॉरी यहाँ पे बी मान लेंगे, बी और सी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी को क्लिक करें, यानी 8 आ रहा है 6 आ रहा है, क्लियर है। चलिए देखिए क्या बोल रहा ना, ए बी सी का वैल्यू 8 है, बी और सी दोनों शून्य से बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे ना, बी और सी दोनों को हम लोग 1 मान लें, क्या मान लें 1 मान लें, तो ए है ए का दें, बी का वैल्यू 1 मान लें, सी का वैल्यू 1 है, तीनों का ऐड लिख रहा है 8, तो ऑलमोस्टली ए का वैल्यू निकालिए तो 6 होगा ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ए का वैल्यू लिख रहा है 0.1 फिर 0.9, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। होपफुली अगर आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे तो राइट आंसर आएगा 1.82 आएगा। देखिए अनुष्का ने एक बैग में चार रबड़, कुछ पेंसिल और कुछ शॉर्पनर रखे हैं। शॉर्पनरों की संख्या पेंसिलों की संख्या के 1/4 के बराबर है। यदि इन तीनों वस्तुओं का कुल संख्या 49 है तो उसके पास कुल कितनी पेंसिल होगा। सबसे पहले अगर आप लोग बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले शार्पनर की संख्या x मान लेंगे, क्लियर। अब पेंसिल की संख्या मान लेंगे 4x बोल दिया, क्लियर है। तो हम लोग सारे को ऐड कर दें, x करेंगे प्लस x प्लस क्या करेंगे 4x कर देंगे, और टोटल वैल्यू क्या लिख रहा है 49 लिख रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू लाएगा तो 9 आ रहा, तो यहाँ से फिर आप लोग 9 को किससे गुना करेंगे 4 से, तो 36 है ऑप्शन में बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा।
अब देखिए ए tan अल्फा बराबर लिख रहा है ये, तो हम लोग क्या करें, ए लिख देंगे tan अल्फा, ऑलमोस्टली बराबर लिख रहा है बी, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो tan अल्फा का वैल्यू लिखिए तो बीटा बी बाय ए लिखेगा। और आप लोग को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, बी बाय ए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये बी हो गया, आपका ए हो गया, तो हम लोग ए निकालेंगे तो ऑलमोस्टली इसका वैल्यू निकालेगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा एंगल मान लेते हैं, तो ए बाय क्या लिखे, ए बाय करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रारंभिक विराम स्थिति में से एक पिंड पर एक समान बल का प्रयोग किया जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर का विवरण किस प्रकार होगा। सबसे पहले फ्रेंड 86 को अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए 86 को बनाते हैं तो इसका राइट आंसर होगा काल के वर्ग के रैखिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, एक उत्तोलक का आदर्श यांत्रिक लाभ ज्ञात करें जब इसका आयस भाग 60 सेंटीमीटर, भार 4 सेंटीमीटर है। ऑलमोस्टली हम लोग जानते हैं एमए का फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं आर अभी तो भार बाय आयस का, तो भार का वैल्यू 62 है और भुजा का वैल्यू 4 है, तो दोनों को डिवाइड किया तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा 15 आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो इसका 15 आंसर आएगा। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को बताते हैं। क्लियर है। बस देखते हैं 12 क्वेश्चन सारा मैं सारे को सॉल्व करवा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड 88 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई होती है। तो हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी से लेकर सूर्य की लंबाई को जो हम लोग मापते हैं वो हमेशा मापते हैं किसमें, ऑब्वियसली जानते होंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। तो राइट आंसर किए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और याद रखिए एक AU का वैल्यू जो होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू होता है 1.496 × 10⁻11 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा युग्म की इकाई समान होती है। देखिए सबसे पहले कार्य का और जूल का, कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसे मतलब जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बल का न्यूटन, कार्य का जूल गलत हो गया। शक्ति का वाट, दाब का पास्कल और इसका न्यूटन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खड़ी पहाड़ के ऊपर से एक लड़का का पत्थर, एक लकड़ी का पत्थर गिराता है, जो एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड से भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। इसके लिए आप लोग को क्या करना फ्रेंड्स, आप लोग को क्या करना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेगा। तो यू आपको 0 हो जाता है, हम लोग क्या करें हाफ करेंगे जी का ऑलमोस्टली वैल्यू क्या करेंगे तो 9.8 लेंगे और टी स्क्वायर, टी लिख रहा है 8 सेकंड तो 8 × 8 कर देंगे। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 313.6 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और अन्य फिजिकल पार्ट्स को क्या कहते हैं। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और अन्य फिजिकल पार्ट्स को क्या बोलते हैं तो हार्डवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइसेस का इस्तेमाल चित्र बनाने के लिए करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा प्लॉटर का डिवाइस हम लोग जो यूज करते हैं हमेशा किस में करते हैं, चित्र बनाने में करते हैं। बस क्वेश्चन बच गया 10। देखिएगा, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। आप लोग का ये रैंकिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो रैंकिंग का क्वेश्चन क्या लिख रहा है, मदन और मोहन कुछ स्थितियों में एक पंक्ति में खड़े हैं। मदन पंक्ति में बाएं सिरे से 16वें स्थान पे है और मोहन पंक्ति में दाएं से 19वें स्थान पे है। यदि दोनों आपस में स्थान बदलता है तो मदन बाएं स्थान से 28वें स्थान पर जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए एक हम लोग लिखेंगे मदन का प्लेस, तो मदन का लिखेंगे और एक लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग मोहन का। देखिए ये आप लोग को मोहन का, इसका स्थान था 16 था और इसका लिख रहा था 19। ठीक है, फिर आप लोग ये मोहन का है। अब आप बोला अगला लिख रहा है दोनों आपस में स्थान बदलते हैं। मदन बाएं से 28वें में आ जाता है, तो देखिए मदन का बाएं से 28वां यानी 28 यहाँ कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, देखिए अब हम लोग आप बताइए, देखिए इसके लिए तरीका क्या होता है। ये कर दिया ना आप लोगों को कुल बोला, तो लास्ट में आप लोगों को कुल निकालने के लिए बोला, तो दोनों को हम लोग क्रॉस करते हैं स्टेप से, यानी 19 + 28 जोड़ेंगे। तो 19 + हम लोग 28 जोड़ेंगे और दोनों में से एक घटा देंगे। अब सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 46 आ गया, नहीं कुल कितना आ गया 46 आ गया। तो राइट आंसर 46 को क्लिक कर देंगे। ये इस पर आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब बनाना। ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए इसको आप लोग सेटिंग कीजिएगा। तो देखिए 9 5 क्या होता है, देखिए 9 इसमें आप लोगों को सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए 9 5 14, 14 को 8 से डिवाइड कीजिएगा। इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 15 आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या, इसमें अगर 97 को क्लिक करते हैं तो ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट, यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेस पर प्रोजेक्शन पर स्थित है तो कौन सा रेखा XY पर होगा। तो हमेशा याद रखिए शीर्ष रेखा होता है। क्या होता है, शीर्ष रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे।
एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितने सतहें होते हैं? तो हमेशा याद रखें एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल 6 सतह होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। लास्ट, एक आयत VP के समांतर है तो उसका HT कहाँ बनेगा? तो हमेशा याद रखें वह XY के समांतर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं लास्ट वाले को तेजी से बता दिया हूँ, आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। क्लियर है? ये हमारा टोटल अभी 18 सेट कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो और भी मैं डिटेल से बताऊंगा। जो क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट दिस चैनल।